बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने मतदान किया है। 6 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। बता दें आपको कि बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी में सीधी टक्कर है। बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। बता दें कि मनोज रावत जो कि कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं, वहीं बीजेपी प्रत्याशी की बात करें तो आशा नौटियाल, और दोनों ही विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक हैं। ऐसे में कांटे की टक्कर है। देखना होगा आखिर कौन सा प्रत्याशी बाजी मारेगा। लेकिन आपको बता दें कि मतदान लगातार सुबह 7 बजे से जारी है। 6 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है। तमाम इंतजाम किए गए हैं वोटिंग को लेकर, और साथ ही सुबह से ही लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, मतदान के लिए पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों में। और बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच में सीधी टक्कर बताई जा रही है। बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं मतदाता। लगभग 60,000 की संख्या में मतदाता बताए जा रहे हैं। और वहीं पर अगर पहली बार वोटिंग डालने की बात करें तो बताया जा रहा है कि लगभग 2,000 की संख्या में यहाँ पर पहली बार डालने वाले जो वोटर्स हैं उनकी है। और जो खासकर कि बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं वोटिंग के लिए। तो बता दें कि आज ये मतदान केदारनाथ में, उत्तराखंड में उपचुनाव, और ये काफी महत्वपूर्ण उपचुनाव क्योंकि आगे आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले उसकी रूपरेखा तैयार, उसकी दिशा जो होगी उसको लेकर कहीं ना कहीं ये जानकारी हो जाएगी कि आखिर अब जनता चाह क्या रही है। तो उत्तर प्रदेश में एक तरफ 9 सीटों पर चुनाव है, वहीं उत्तराखंड में 1 सीट पर उपचुनाव है, और ये केदारनाथ सीट जहां पर बीजेपी की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी है। और कांग्रेस को एक बार फिर से ये दिखाना है जनता को कि वो पूरी तरह से तैयार है आगे आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए। तो बता दें कि सुरक्षा कड़ी है, व्यवस्था के पूरे इंतजाम है। वहीं जो तस्वीर आप देख रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी की जिन्होंने वोट डाला है, बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल जो कि मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंची। तो केदारनाथ उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सुरेंद्र रावत हमारे साथ में जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सुरेंद्र, एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने मतदान किया है और वहीं दूसरी तरफ ये जो आज का पूरा चुनाव है ये काफी महत्वपूर्ण है दोनों ही पार्टियों के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही पार्टियों ने पूरा दमखम लगाया है। प्रत्याशी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन लोगों में कितना उत्साह है मतदान को लेकर, वो क्या कह रही है तस्वीर? बिल्कुल, जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं दोनों ने अपने मत का प्रयोग किया है और उसके बाद वो फिर से जो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। वहीं अगर उत्साह की बात करें वोटरों में, क्योंकि उपचुनाव है और जो पूर्व विधायक जो शैला रानी रावत की जो असमय जो मृत्यु हुई थी उसके बाद ये चुनाव होना सुनिश्चित हुआ है। तो हालांकि लोगों में उस तरह का उत्साह जो एक आम चुनाव होता है उस तरह का इस उपचुनाव में देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा और कांग्रेस ने जिस तरह का जो आजमाइश इस पूरे विधानसभा चुनाव की जीत के लिए लगाया है उससे ये बहुत ही रोमांचक मोड़ पे ये चुनाव होता दिख रहा है। और जो मतदाता हैं उनका ये कहना है कि उनके जो मुद्दे हैं वो यात्रा से संबंधित होते हैं, क्योंकि केदारनाथ, बद्रीनाथ और जो 4 धाम यात्रा है वो उन लोगों के लिए आजीविका का सबसे बड़ा एक माध्यम बनता है। तो इस यात्रा का जो सुव्यवस्थित तरीके से करना भी उनका एक मुद्दा है। रोजगारी और बेरोजगारी को लेकर भी वो, और महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा को लेकर भी लोगों के बीच मुद्दा है। पलायन और भूकानून, मूल निवास के कई जगहों पे इस तरह के मुद्दे भी देखने को सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हालांकि भाजपा और कांग्रेस प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने इस चुनाव में दिख रहे हैं। बिल्कुल, और इसके साथ ही अगर यहाँ पर हम सियासी समीकरणों की बात करें तो जाहिर तौर पर इस सीट पर एक जो राजनीतिक इतिहास रहा है दोनों ही पार्टियों की तरफ से देखा गया है कि कभी कोई जीता है कभी कोई जीता है। लेकिन अभी अब यहाँ पर एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रही है, प्रचलित रही है, वो है कि यहाँ पर जो महिला मतदाता है उनको लेकर कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो बीजेपी की साइलेंट वोटर हैं वो हैं। लेकिन इसके साथ ही जो महिला प्रत्याशी है उनको लेकर मिथक है कि यहाँ पर महिला प्रत्याशियों की जो जीत है वो हमेशा से होती आई है। साथ ही इस बार जो बीजेपी है उसको दोबारा दोहराने की कोशिश करेगी, लेकिन कांग्रेस उस मिथक को तोड़ने की कोशिश करेगी। क्या तस्वीर है इस मिथक को लेकर? बिल्कुल, क्योंकि अगर केदारनाथ विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे लगभग 44,000 पुरुष मतदाता हैं और 45,000 से लगभग ऊपर महिला मतदाता हैं। तो इससे भी ये जाहिर है कि यहाँ पे महिलाओं का जो वोट है वो ज़्यादा है। तो उससे क्योंकि आशा नौटियाल भी पहले विधायक रह चुकी है, शैला रानी विधायक रही है, तो महिलाओं का वर्चस्व इस क्षेत्र में रहा है। 2017 में मनोज रावत कांग्रेस के विधायक के रूप में यहाँ पे जीत आए थे। उसके बाद से लगातार यहाँ पे बीजेपी का जो वर्चस्व रहा है। इस बार ये देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो पिछले जो रिकॉर्ड रहे हैं यहाँ पे जो महिला प्रत्याशी रहे हैं उनकी जीत लगभग प्रतिशत ज़्यादा रहा है। तो क्या इस मिथक को कांग्रेस तोड़ पाएगी? कांग्रेस के
दिग्गजों का और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें ये उत्साह है कि वो इस सीट पर पूरी तरह से फतेह हासिल करेंगे। हालांकि बीजेपी भी पूरी तरह से इस सीट से जीत के लिए आश्वस्त है। बिल्कुल। और अगर यहाँ पर वोट प्रतिशत की बात की जाए सुरेंद्र, तो वोट प्रतिशत को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह से लोग अपने घरों से निकलकर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या स्थिति है? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से 90,000 लगभग पूरे विधानसभा में मतदाता हैं, लेकिन अभी तक की अगर बात करें तो लगभग सुबह 8 बजे से जो मतदान शुरू हुआ था और अब 12 बजने को है, 1 बजे हैं, तो इस तक अभी तक लगभग 27% तक मतदान पहुंचा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ ये विधानसभा है। तो अब जैसे ही, क्योंकि लोग अपने काश्तकारी जो काम है उसको निपटाने के बाद मतदान केंद्रों पे पहुंच रहे हैं, उम्मीद है कि 3 बजे से और 5 बजे के बीच जो मतदान प्रतिशत है वो ये बहुत तेजी से बढ़ेगा और बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पे पहुंचेंगे। और साथ ही अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, क्योंकि देखिए अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो 9 सीटों पर उपचुनाव है, कई जगह से कुछ विवाद की खबरें भी सामने आई हैं। ऐसे में अगर केदारनाथ को देखें तो क्या हर पोलिंग बूथ पर शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है? बिल्कुल, जो पूरे केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को 173 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 130 बूथों पे वेबकास्टिंग की बात की गई है और इसमें 2 जोनल और 27 सेक्टर बनाए गए हैं ताकि सुव्यवस्थित तरीके से इस चुनाव को करवाया जाए। जो निर्वाचन अधिकारी हैं डॉक्टर सौरभ गंगवार और पुलिस अधीक्षक जो रुद्रप्रयाग हैं, वो लगातार हर बूथ पे जाके व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। हर जगह पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं, क्योंकि जो किसी तरह भी चुनाव को कुछ चीज़ें प्रभावित न करें। और जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से ये बताया गया है कि सभी जगहों पे जो 173 बूथ हैं उन पे सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ सुरक्षा जो जवान हैं जो तैनात हैं वो सभी लगाए गए हैं और सभी जगह पे ठीक तरीके से मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। सुरेंद्र, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं, आपने समझे होंगे लोगों के मुद्दे। कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी भी है, खास करके प्रतीकात्मक तौर पर दिल्ली में जो केदारनाथ मंदिर के शिलान्यास की बात सामने आई है, तब से नाराजगी देखी जा रही है। एक ये मुद्दा हो गया। अगर यहाँ पर जमीनी मुद्दों की बात करें, कौन से मुद्दे हैं जो कि जनता के बीच में छाए हुए हैं, जिनको लेकर नाराजगी है? बिल्कुल, जिस तरह से हमने पहले ही बताया था कि जो उत्तराखंड के जो 4 जनपद हैं उसमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग ये जनपद जैसे हैं, इनमें जो 4 धाम हैं, ये सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण यात्रा होती है इन 4 धामों में, उसमें केदारनाथ भी है। और केदारनाथ धाम में जिस तरह की चीज़ें हुई है, वहाँ से जो सोना गायब होने का जो आरोप विपक्ष लगाता रहा है और यहाँ का केदारनाथ से तो प्रतीकात्मक तरीके से दिल्ली में बनाया जाना, उसमें सूबे के मुखिया का शामिल होना, यात्रा के जो पीक टाइम होता है जिस समय यात्रा काल शुरू होता है उस दौरान पंजीकरण के व्यवस्थाओं को ठीक से न किया जाना और जो श्रद्धालु देश विदेश से केदारनाथ के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं और वो कई दिनों तक हरिद्वार ऋषिकेश में भटकते रहते हैं, उन सब की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये नाराजगी बूथों के अंदर तक पहुंचती है और मतदान केंद्र को प्रभावित करती है। मतदाताओं के मन में अगर इस तरह की शिकायतें हैं तो किस तरह से मतदाता इस शिकायत का बदला उन नुमाइंदों से लेता है जो इसके लिए जिम्मेदार थे, या फिर जो केंद्र और राज्य की जो सरकारें हैं, जिस तरह के दावे किया जा रहे हैं कि ट्रिपल इंजन लगाया जाए और विकास को तेजी मिलेगी, तो ये मतदाताओं में अभी हालांकि नाराजगी है, ये नाराजगी मतदान तक केंद्र तक पहुंचती है या नहीं, ये देखने वाली बात है। हालांकि देखिए, क्योंकि कांग्रेस के भी तमाम बड़े नेता जनता के बीच में मौजूद रहे हैं, हमने हरीश रावत को भी देखा, वो खेतों तक पहुंच गए महिला प्रत्याशियों के लिए, उनको रिझाने के लिए। इसके साथ ही अगर हम बीजेपी की बात करें, तमाम बड़ी बड़ी योजनाओं को लेकर खूब यहाँ पर कई घोषणाएं की गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी का भावनात्मक जुड़ाव रहा है यहाँ केदारनाथ से, तो ऐसे में क्या लोग उस जुड़ाव की, उस भावनात्मक जुड़ाव की कद्र करते हुए क्या इस बार सत्ता पलट करेंगे या फिर बीजेपी के साथ में ही रहने वाले हैं? क्योंकि ग्राउंड पर जाकर आपने कवरेज के दौरान लोगों से बात की होगी, क्या कहना है उसका इस मामले को लेकर? बिल्कुल, जिस तरह से हरीश रावत अपने चिर परिचित अंदाज में जो दाढ़ गधेरों की बात करते हैं, उसी तरह से उसी अंदाज में उन्होंने गांव-गांव जाके लोगों के जो यहाँ पे जो आम लोग हैं उनके भावनाओं को छूने की कोशिश करी। लेकिन पिछले लंबे समय से, पिछले 1.5 दशक से लगभग जो केंद्र में मोदी प्रधानमंत्री के रूप में आए हैं, उन्होंने लोगों के बीच अपना एक प्रभाव बनाया है। केदारनाथ में लगातार उनके जो यात्राएं लगातार रही हैं, केदारनाथ को मास्टर प्लान के तहत डेवलप करने की जो बात करी,
लेकिन इन चीज़ों को कहीं न कहीं इसका प्रभाव भी दिख रहा है। लेकिन इसके अलावा भी जो नाराज़गी राज्य सरकारों को लेकर लोगों में है, राज्य सरकार के कुछ निर्णय को लेकर है, वो कहीं न कहीं ज़्यादा दिख रहे हैं इस बार। तो इस तरह से ये चुनाव दोनों ही पक्ष अपना भले कि आश्वस्त हैं, लेकिन ये रोमांचक मोड़ में जाने की स्थिति में